हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। पहले मैं आपको बता चुका हूँ और मैं जस्ट टॉपिक दिखा दे रहा हूँ आपको कि पहले क्या क्या कवर किया हूँ। सो इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक्स ये सब हो गया है। व्हाट इज फ्लूइड में कवर किया हूँ अच्छे से। व्हाट इज फ्लूइड इस बात को आप देख सकते हैं जाके। व्हाट इज फ्लूइड सेम वीडियो आपको सेम यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। फिर मैं कवर किया हूं आपको एप्लीकेशन, तो आप देख ही सकते हैं कि क्या फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है। बहुत जगह अप्लाई करते हैं। नेचुरल वाटरफॉल, यहाँ स्टडी अगर करना हो, बोट्स वगैरह डिजाइन करने के लिए, एयरक्राफ्ट डिजाइन, कार वगैरह डिजाइन करने के लिए, इवन हेल्थ केयर में भी यूज होता है। पावर प्लांट और यो विंड टरबाइन एंड द पाइप फिटिंग, एवरीवेयर इंडस्ट्री में भी फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा, जहां जहां पे आपका गैस फ्लो होता है, लिक्विड फ्लो होता है, वहां पे आप ये फिगर देख सकते हैं कि रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट, ये आपको रेनॉल्ड्स अपरेटस कैसे दिखता है। फिर आप नो स्लिप कंडीशन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि क्या नो स्लिप कंडीशन है, इसका कैसे यूटिलाइजेशन है, कैसे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है, ये सारा कवर कर चुका हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप प्लीज देख सकते हैं जाके। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, ये सारा चीज कवर हो गया है। तो और ये कैसे डेवलपमेंट, कैसे वेलोसिटी डेवलप होता है एक चैनल में, डेवलपमेंट लेंथ किसको बोलते हैं, क्या ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। एंड सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में भी मैं बता चुका हूं। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, और ये बुक में फॉलो कर रहा हूं, सिंगल सिम्बाला फ्लूइड मैकेनिक्स। सो आप आगे देखेंगे कि ये इन्होंने क्या किया कि फिगर वाइज बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली हर चीज को दिखाया है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। क्या होता है कि आपको अगर नया क्वेश्चन कुछ भी आता है फ्लूइड मैकेनिक्स से ना, तो बिना बुक का सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आप ऐसे कोई नोट्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स बुक से बनाए जाते हैं और बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया जाता है। आजकल को एग्जाम में क्या है कि वो डायरेक्ट बुक से पूछते हैं, ना कि आपको नोट से और ना कि आपका प्रीवियस ईयर से, क्योंकि न्यू क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, अच्छा ये सब बेसिक चीजें हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, लेकिन ये सब आपका कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज होने वाला मैं बता देता हूँ। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो सॉइल मैकेनिक्स होता है, सॉइल में बहुत ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो क्या है कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक फाउंडेशन सब्जेक्ट हो जाता है, किसके लिए, एक जियो टेक्निकल के लिए और सॉइल मैकेनिक्स के लिए। तो क्योंकि उसमें भी वाटर फ्लो होता है जब सॉइल के इनसाइड से, तो उसमें भी इक्वेशंस लगती हैं, और इसकी टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होता है, पोटेंशियल लाइन और एवरीथिंग। सो आप बने रहिए वीडियो को। ये मैं ज्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन क्या है कि कुछ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो एक क्या करता हूँ मैं, आपको मोटा मोटी यहाँ पे एग्जाम बता देता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, 1 by 1 लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको मेरे बताने के बाद अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज लाइन बाय लाइन आप मेरे साथ बनिए। तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या होता है। प्रॉपर्टीज एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आपका प्रॉपर्टीज क्या है, आपका प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए कोई लंबा होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, तो ये जैसे एक प्रॉपर्टीज हो गया। उसी तरीके से किसी भी सिस्टम का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, जैसे आपको कैसे पहचानेंगे, तो भाई बता दिया जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो आप लंबे हैं और सांवला कद का है, ऐसा शकल है, ऐसा ये है, तो उस हिसाब से लोग। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम होता है, और ये मे बी एक्सटेंसिव हो सकता है। अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो एक्सटेंसिव होगा और यह इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे आपको क्या होगी, ये मास पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जैसे वाटर का डेंसिटी, वाटर आप 1 लीटर लो फिर भी 1000 उसका डेंसिटी आएगा, या फिर 10 लीटर लो या 1000 लीटर लो, डेंसिटी वही आएगा। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका आपका मास जैसे हो गया, या वेट हो गया आपका, जैसे वेट हो गया, तो वेट क्या है कि मास पे डिपेंड करेगा। जितना आपका मास रहेगा उतना ही वेट आएगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट का फॉर्मूला मास इनटू। जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। आप मान लीजिए किसी छोटे से, मान लीजिए कोई
आपका लोहे का टुकड़ा है और वो गर्म है, तो आप छोटे से पार्ट को टच कीजिए तो भी उतना फील होगा, बड़ा सा पार्ट को टच कीजिए। वो मैं जस्ट फॉर आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये प्रॉपर्टीज में मैं बताने वाला हूं। दूसरा कॉन्टिनम क्या होता है, कॉन्टिनम का मतलब कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे ही पहले चैप्टर में यहाँ पे देखेंगे ना, तो क्या होता है, आपको इक्वेशन फॉर्मेशन करने के लिए, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन 12 में, तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपका, स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो आपका फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो क्या होता है कि फ्लूइड पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। वो जस्ट मैं आपको फिगर यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये फिगर जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ देखिए यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल के बीच में क्या है कि ये गैस हो गया और ये आपका सॉलिड हो गया। सॉलिड में इतना, सॉलिड में भी गैप होता है, बट लिक्विड के केस में ज्यादा गैप होता है, ठीक है। तो इस गैप को हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूम का मतलब होता है कि इस फ्लूइड के बीच में गैप नहीं है, एकदम पूरा फिल है अच्छे तरीके से, कहीं भी गैप नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। गैस में भी, गैस का स्टडी नहीं, गैस का भी स्टडी वैसे ही करेंगे कि बीच में गैप नहीं है। हालांकि गैप आपको दिखेगा नहीं, लेकिन क्या होता है कि वो गैप होता है, इस बात को एज्यूम कीजिए आप। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, कि हम एजम्पशन, ये पहला और फंडामेंटल एजम्पशन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, कि कोई भी डेरिवेशन करने के लिए हमको किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो आप डेरिवेशन जो कैलकुलस जो डिजाइन किया गया है वो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया, तो ये वैलिड नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखते हैं तो वो भी क्या होता है, जो फंडामेंटल आपको किसी चीज का फोर्स निकालना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, du बाई dt। अगर x डायरेक्शन में लिखें, x अगर u वेलोसिटी है तो फिर du बाई डी एक्स यू प्लस du बाई डी वाई वी ऐसे करके होता है, प्लस du बाई डी डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं रहेगा तो ये वैलिड नहीं होगा। तो इसका मोटा मोटी मतलब कॉन्टिनम का यही होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि जो फ्लूइड पार्टिकल है वो आपस में एकदम चिपके हुए हैं। मोटा मोटी आपको एकदम देसी भाषा में समझा दिया। आगे अगर आपको अच्छे से देखना है तो मेरे साथ रुकना पड़ेगा आपको। डेंसिटी क्या होता है, आपको पता है, मास इंटू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है, ये डेंसिटी होता है, ये तो आपको पता है। और यहीं से आपका यूनिट वेट निकलता है, जो कि सॉइल मैकेनिक्स में भी यूज होता है। यूनिट वेट कैसे होता है आपका, रो इंटू जी। रो इंटू क्या होता है, ये केजी पर मीटर क्यूब हो गया और जी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो आप इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2O यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे न्यूटन पर मीटर क्यूब यहाँ पे बता भी दिया, ठीक है। और ये कैसे क्या होता है, आप देखिए गैस के लिए क्या होता है, गैस के लिए एक फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या ये बताने वाले हैं कि अगर मैं आपको बता दूं कि जो प्रेशर हो गया, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू, और आप RT लिख सकते हैं या फिर n, और यहां से हट गया MRT, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो P इज इक्वल टू M बाई वी हो जाएगा, M बाई वी RT। तो इसीलिए यहाँ पे रो RT लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला है भाई साहब। तो आपका प्रेशर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर आपका रो पे, गैस का, ये गैस की बात हो रही है, लिक्विड की नहीं। तो और R पे और टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब क्या है, आप जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाएंगे, डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे किसका, लिक्विड गैस का, तो आपका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये मोटा मोटी कोरिलेशन है। अगर आप क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर रिलेशन निकाले P बाई रो हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो आप टेम्परेचर को, ये इनवर्सली हो गया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। किस केस में, गैस केस में, ठीक है। बट ऐसा लिक्विड के केस में नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड के केस में क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे देखें, लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल भी इन्होंने दिया है कि, यहाँ देखिए एग्जांपल इन्होंने दिया है कि 1 एटमॉस्फेयर पे क्या है, 1 एटमॉस्फेयर पे आपका जो
डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेयर है तो 998 है, 998 kg, और 100 एटीएम जब कर रहे हैं तो कितना 103, ओनली 3 हो रहा है, क्योंकि क्या है 100 टाइम हम बढ़ा दिए प्रेशर को, फिर भी वो 103 ही रह रहा है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये मोटा मोटी कहने का मतलब था। डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस की यहाँ पे बात हो गई। ओके, फिर आपको वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन क्या होता है आपको मैं अगर बता दूं तो क्या होता है कि जैसे आप वेपर प्रेशर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं, तो मान लीजिए कोई आपका यहाँ पे टैंक है और इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है और आपको हीट करना है, इसको स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे वेपर बनेगा, वेपर से यहाँ का बनता है प्रेशर बनता है। तो सिमिलरली जब पाइप में वाटर फ्लो होता है तो क्या होता है कि जब आपका प्रेशर जो पाइप में जो वाटर फ्लो हो रहा है इससे अगर प्रेशर लो हो जाता है तो वहां पे वेपर प्रेशर बन जाता है, और वो वेपर प्रेशर की वजह से बुलबुले उठ जाते हैं किसमें, पाइप में। और बुलबुले क्या होते हैं कि जब हाई प्रेशर, अब यहाँ से मान लीजिए लो प्रेशर बन गया है, बुलबुले बन गया, फिर आगे हाई प्रेशर जोन में जैसे ही जाता है तो वो बुलबुले फट के क्या करते हैं, जो यह दीवार होती है पाइप की जो वॉल होता है इस पे क्या करता है, वो कैविटेशन बना देता है। कैविटेशन क्या होता है कि इस तरीके का, देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इस तरीके का आपका बन जाएगा दीवार पे, तो ये कैविटेशन होता है। ठीक है, तो डिटेल में हम देखेंगे, मोटा मोटी आपको मैं बता दिया। और एनर्जी एंड स्पेसिफिक हीट, तो ये आपको पता ही होगा इसका मतलब। और फिर ये एनर्जी, ओके, यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी की बात हो रही है, तो क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और फिर आपका मोटा मोटी कंप्रेसिबिलिटी एंड स्पीड ऑफ साउंड, सो ये हम कल देखने वाले हैं। या फिर कंप्रेसिबिलिटी एंड स्पीड ऑफ साउंड, ये आपका ये कोई ज्यादा बड़ा डेफिनेशन नहीं है, इसको जस्ट डिफाइन किया गया है मैथमेटिकली कि क्या है ये। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो आप बल्क मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द फ्लूइड के डिफाइन किया गया है कि इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मोटा मोटी मैं इतना बताने वाला हूँ आज। सो अगर जो स्टूडेंट पहले से ही इन सब चीजों को जानता है वो प्लीज आप वीडियो को लीव कर सकते हैं आप, और फिर हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड एंड मैक नंबर, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, और फिर विस्कोसिटी की बात आएगी। तो हम कल नए चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विस्कोसिटी, आज बस उतना ही टॉपिक मैं कवर करूंगा। सो अब हाँ, आप जिसको डिटेल में देखना है तो प्लीज वेट कीजिए, अदरवाइज आप वीडियो को यहीं से छोड़ सकते हैं। So now let's move with the first is introduction part. So मैं डिटेल में ही बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि जो अगर फर्स्ट टाइम जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है या देख रहा है तो उसको डिटेल में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर से देखने का कोई मतलब नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट को। एटलीस्ट आपको एक बार और दो बार तो फर्स्ट आपको थ्रू आउट टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन क्या है, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टीज। Any characteristics of the system. Some familiar properties are pressure, temperature, volume, mass. समझ रहे हैं ना आप, कोई भी सिस्टम है उसका क्या मास है, क्या वॉल्यूम है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या डेंसिटी है, बात को समझ रहे हैं आप। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। द लिस्ट can be extended to include less familiar ones such as viscosity, thermal conductivity, modulus of elasticity, thermal expansion coefficient, electric resistivity and even velocity and elevation। तो ये सब भी क्या है कि ये सब भी आपका इसमें प्रॉपर्टीज में आता है। ये मोटा मोटी मानिए, प्रॉपर्टीज आर कंसीडर्ड टू बी आइदर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज independent of mass of the system। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, भूल जाते हैं। देखिए इंडिपेंडेंट, यहाँ पे इंटेंसिव आ गया, तो इंटेंसिव मतलब, अच्छा एक बात हमेशा याद रह जाता है सबको कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है कि मास से कुछ रिलेटेड होता है। देखिए यहाँ पे इन आ गया मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ किससे, मास से, तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला जो है वो एक्सटेंसिव हो जाएगा, मतलब वो डिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा। तो वो बात है। सच जैसे क्या, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आर दोज उस वैल्यू
डिपेंड ऑन साइज ऑफ एक्सटेंट ऑफ सिस्टम, जैसे टोटल मास का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे, किसी चीज का कितना बड़ा साइज है। टोटल वॉल्यूम भी उस पर डिपेंड करेगा कितना बड़ा साइज है उसका। टोटल मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। यस, मास है तो डेफिनेटली उस पर डिपेंड करेगा। आगे देखते हैं, सम एग्जांपल ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड easy way to determine whether the property is intensive or extensive is to divide the system into two equal parts with an imaginary partition as shown in the figure। आपको इजीली अगर फाइंड आउट करना है तो टू पार्टीशन में डिवाइड कीजिए। यहाँ पे जस्ट एक उन्होंने वे बताया है, ऑथर क्या किया है, ऑथर एक वे बताया है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ दूसरा हो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इसमें। ईच पार्ट विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज द ओरिजिनल सिस्टम। बात को आप समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये तो ओरिजिनल सिस्टम था, इसको आपने यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वही ईच पार्ट विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज द ओरिजिनल सिस्टम बट half the value are the extensive property। तो यहाँ पे ये बता रहा है, देखिए आप सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका इतना बड़ा सिस्टम है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, दो पार्ट में डिवाइड करके मेजर कर लीजिए कि कौन कौन सा चीज चेंज हुआ। तो आप मेजर करेंगे तो वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम आधा रह गया, मास जो था मास क्या रह गया, आधा रह गया। बट टेम्परेचर जब आप चेक करेंगे इंस्ट्रूमेंट लगा के तो उतना ही है, प्रेशर उतना ही है, डेंसिटी उतना ही है। लेट सपोज आपके पास इतना बड़ा गोला था, अब आपको इसमें से दो गोला बना दिए, एक ये बना दिया और एक ये बना दिए। तो आपने देखा कि इसका मास कम हो गया भाई साहब, पहले अगर 5 केजी था तो अभी 2.5 केजी बचा, वॉल्यूम इसका 4 था तो अभी क्या बचा, 2 बचा। लेकिन टेम्परेचर अगर 10 था, 10 डिग्री सेल्सियस, तो अभी इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस। अरे भाई आपको जैसे मैं एक बात बताऊं, मान लीजिए आपका एक गर्म पानी एक गिलास यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें से क्या किया, आप 2 गिलास में पानी ले लिए, 2 गिलास में पानी लिए तो क्या है, ठंडा थोड़ी हो जाएगा, जितना ये गर्म रहेगा उतना यही गर्म रहेगा। तो इसीलिए बात समझ में आ रही होगी मोटा मोटी। जनरली अपर केस लेटर आर यूज टू डिनोट द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जनरली आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जनरली अपर केस लेटर जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को दिखाया जाता है, जो कि डिपेंड करता है मास पे, विथ मास एम बीइंग ए मेजर एक्सेप्शन। बट मास को क्या है कि एम से, स्मॉल एम से दिखाते हैं, ये एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको बोला जा रहा है कि इससे ही करना है, लेकिन जनरली लोग दिखाते हैं। तो अब क्या होता है कि जनरली लोग दिखाते हैं तो क्या है कि अब उसी से डिनोट करने में क्या होता है कि लोगों को सुविधा रहती है पढ़ने में। जब आप कोई चीज लिखेंगे और डिनोट जब आप करेंगे तो पहले से माइंडसेट है कि इस तरीके से साइंटिफिक जो ये बुक वगैरह है या साइंटिफिक जो लिटरेचर है उसमें इस तरीके से दिखाया जाता है, तो पढ़ने में आसानी रहता है। बट आपके ऊपर ये फ्री है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। आगे देखते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास आर कॉल्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको आपका एक्सटेंसिव कोई प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, लेट सपोज आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मैं ले लेता हूं मोमेंटम mv, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास ले लिया, आर कॉल्ड द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो स्पेसिफिक मोमेंटम, अगर मान लीजिए मैं मोमेंटम यहां लिख दिया तो स्पेसिफिक मोमेंटम क्या होगा, mv डिवाइड बाई m, तो क्या बचेगा, वो स्पेसिफिक मोमेंटम का वैल्यू v। वही बात यहां पे बोल रहा है। सम एग्जांपल ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफाइड स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहां पे क्या बोला, सम एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक टोटल एनर्जी। ओके, यहां पे द स्टेट of the system is described by its property। the state of system, किस स्टेट में है सिस्टम, but we know from the experience that we do not need to specify all the properties in order to fix a state। once the value of a sufficient number of properties are specified,
the rest of the properties assume certain value and that is the specifying a certain number of properties is sufficient to fix the state. तो फिक्स द स्टेट मतलब आपको कोई मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है और आप इस सिस्टम का स्टेट को फिक्स करना चाहते हैं, मतलब टेम्परेचर इतना है तो इतना ही रहना चाहिए, डेंसिटी इतना है तो इतना ही रहना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सर्टेन वैल्यू को फिक्स करेंगे। ये बस यहाँ पे मोटा मोटी बात बोली जा रही है, अगर ये बात वो नहीं भी समझ में आ रही तो कोई मतलब नहीं है इसका, बट हाँ क्या है कि अगर आप फिक्स रखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी बोली है कि आप सर्टेन प्रॉपर्टीज को एज्यूम कर लीजिए जो मेन प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है, एंड दैट स्पेसिफाई द सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज सफिशिएंट टू फिक्स द स्टेट। द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय द स्टैटिक स्टेट पोस्टुलेट। अब मान लीजिए कोई सिस्टम है, इसका तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज है ना भाई, तो आपको अगर कोई इसका बोलना है कि ये सिस्टम फिक्स हो जाए, मतलब इतना टेम्परेचर तो इतना ही रहे, प्रेशर इतना तो इतना ही रहे, इससे कम ना हो, तो क्या है कि अब भाई इसका तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, तो किन किन प्रॉपर्टीज को आप अगर कांस्टेंट कर दें, मतलब आप मान लीजिए हीट यहाँ पे दे रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस से, तो 10 ही आप दें, तो किन किन चीजों को आप क्या करें कि फिक्स कर दें कि हम इतना ही देंगे तो हमारा जो सिस्टम का है, सिस्टम का जो भी स्टेट रखना चाहते हैं वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो कुछ आपका प्रॉपर्टीज, कुछ आपके प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आप सबको तो कर नहीं सकते हैं, तो वो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, तो कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है, द स्टेट ऑफ ए सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, अगर आपका क्या है कि कॉम्प्रेसिबल सिस्टम है तो आपको 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप फिक्स करके आप उसको स्टेट में रख सकते हैं, ठीक है, फिक्स स्टेट में। 2 प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट हो आपस में। So 2 properties are independent if one property can be varied, while the other one is held constant. Not all properties are independent and some are defined in terms of other as explained in the section number 2. यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी में रिलेशन है भाई, अगर आप इसको गैस की बात अगर करें तो आप टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे विस्कोसिटी बढ़ेगा, गैस की बात अगर करें तो ऐसा आपको प्रॉपर्टी नहीं सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी वैसा होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट ना हो, वैसे 2 प्रॉपर्टी को आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। कॉन्टिनम, अब देखिए नया ये कॉन्सेप्ट है कॉन्टिनम। अच्छा, कॉन्टिनम क्या है कि जब मैं बीटेक लेवल में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे को ये पढ़ाया नहीं गया था कॉन्टिनम, तो मैं जब एमटेक किया और आगे मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को आइडिया लगा कि कॉन्टिनम क्या होता है और कैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी आप अगर कोई भी अगर इंजीनियर है जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहता है या पढ़ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टिनम। दिस इज द फर्स्ट एंड फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो क्या है कि कॉन्टिनम क्या है, ए फ्लूइड इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच मे बी वाइडली स्पेस्ड अपार्ट। क्या होता है कि वाइडली आपस में क्या होता है, डिस्टेंस इनके बीच में ज्यादा होता है, एंड स्पेसिफिकली इन द गैस फेज, गैस में तो और ज्यादा होता है। एट इट इज कन्वीनियंट टू disregard the atomic nature of the fluid and view it as continuous homogeneous matter with no holes। आपको मैं बता रहा था आपस में चिपका के, with no holes, that is a continuum। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कन्वीनियंट के लिए, कन्वीनियंट मतलब आपको फंक्शन बनाने के लिए, कंटिन्यूअस फंक्शन बनाने के लिए आपको डिसरिगार्ड करना होगा एटॉमिक नेचर, मतलब कि एटॉमिक नेचर, एटॉमिक लेवल पे एक मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिस्टेंस है, इस चीज को आपको भूल करके आपको क्या करना होगा कि मानना होगा कि इसके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है और ये आपस में होमोजेनियस है, कोई गैप नहीं है, नो होल। तो वो क्या है, कॉन्टिनम आपको एज्यूम करना पड़ेगा, उसको ही कॉन्टिनम बोलते हैं। द कॉन्टिनम आइडियलाइजेशन अलाउ अस टू ट्रीट प्रॉपर्टीज एज पॉइंट फंक्शन एंड टू एज्यूम दैट द प्रॉपर्टी वेरी continually in space with no jump discontinuities। आप बात को समझिए, मतलब आपको फ्लो जो है, आपका जो प्रॉपर्टीज वेरी कर रहा है इस तरीके से कर रहा है, ना कि कहीं ऐसे और फटाक से ऐसे ऊपर गया, ऐसे नहीं।
या ऐसे गया बीच में छोड़ के, बीच में होल, फिर ऐसे, ऐसे नहीं, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। The idealization is valid as long as the size of the system we deal with large relatively in space between the molecule. Figure number 2. अच्छा, ये क्या बोल रहा है, आइडियलाइजेशन ये कब तक वैलिड है, जब तक आप जो सिस्टम वर्क कर रहे हैं ना, वो ऐसा ना हो कि मॉलिक्यूल से छोटा ना हो जाए। अब ये क्या है कि मॉलिक्यूल का साइज मान लो 1 यूनिट है, और आपका सिस्टम का सिस्टम का जो आप यूज कर रहे हैं वो आधा यूनिट का उसका है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, मॉलिक्यूल से वो बड़ा होना चाहिए, वो बात बोली जा रही है। तो आप फिगर नंबर अगर 2 यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, और फिगर नंबर क्या बोला यहाँ पे, अगर मैं देखूं, हाँ फिगर 2 तो फिगर 2 में क्या दिया गया, द लेंथ स्केल एसोसिएटेड विथ मोस्ट फ्लो सच एज सीगल्स इन फ्लाइट इज orders of magnitude larger than the mean free path of the air molecules. Therefore here and for all the fluid flow considered in this book, the continuum idealization is appropriate. तो क्या है कि एयर मॉलिक्यूल के बीच बीच में जो गैप है ना, उससे बड़ा क्या है भाई, उससे बड़ा ये आपका ईगल है। अब भाई एयर के बीच में इतना थोड़ी गैप होता है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है, वो बात यहाँ पे बोली जा रही है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि थोड़ा सा आपको और यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। दिस इज द केस ऑफ practically all problem except more specialized ones. The continuum idealization is implicit in many statements we make, such as the density of water in a glass is the सेम एट एनी पॉइंट। वही बोल रहा है कि आप डेंसिटी, अगर आप कोई ग्लास में वाटर लिए हैं तो आप एज्यूम यहाँ पे ये किया जा रहा है कि एवरी पॉइंट पे आपका डेंसिटी कितना होगा, 1000 होगा केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये एजम्पशन है, और ये एजम्पशन लेने से कोई अपने को मतलब देखिए, एजम्पशन भी उस हिसाब से हम एज्यूम करते हैं किसी चीज को, जब कोई चीज सॉल्व करने जाते हैं, कि ऐसा ना हो कि एजम्पशन हम ले लिए तो पूरा सिस्टम ही, मामला ही चेंज हो गया, ऐसा ना हो, ठीक है। एजम्पशन वैसा ही लेना चाहिए कि जो हम एजम्पशन एज्यूम कर लिए तो उससे क्या हो कि उससे नुकसान ना हो, कोई चीज, मतलब किसी चीज पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, हार्मफुल ना हो जाए, तो इस तरीके से हम एजम्पशन लेते हैं। आगे देखते हैं, टू हैव अ सेंस ऑफ द डिस्टेंस इन्वॉल्व द मॉलिक्यूलर लेवल। अब यहां पे क्या है कि आपको एक थोड़ा सा सेंस दे रहा है कि डिस्टेंस मॉलिक्यूलर लेवल पे कितना होता है। कंसीडर ए कंटेनर फिल्ड विथ ऑक्सीजन। आपको एक कंटेनर लेना है जिसमें क्या है कि ऑक्सीजन एकदम भरा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें पूरा भरा हुआ है, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन भरा हुआ है यहाँ पे एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अबाउट। अब देखिए, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल हो गया ना, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, तो इसका जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर कितना होता है आपको पता है, डायमीटर होगा 3 × 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए 3 × 10⁻⁻10 मीटर, तो कितना छोटा डायमीटर है भाई, 3 मीटर की बात नहीं चले, 3 × 10⁻⁻10 की बात चल रही है, याद रखिएगा। मतलब 3 हो गया, और नीचे कितना, 1 के बाद 10 जीरो, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा भाई, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, तब मीटर। mm में लिखेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, माइक्रो में लिखेंगे तो आप समझ रहे हैं ना कितना छोटा है डायमीटर। एंड इट्स मास, और इसकी अगर मास की मैं बात करूं, ये तो डायमीटर हो गया, और इस मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो देखिए कितना है भाई, 5.3 × 10⁻26। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। 5 × 10⁻6 kg, कितना कम मास है, आप देख रहे हैं ना, -6 में जा रहा, -26 10 to the power। Also, mean free path of the oxygen at 1 atmosphere pressure at 20 degrees Celsius is 6.3 × 10 to the power -8। मीन फ्री पाथ मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई साहब, कितना यहाँ पे 6.3 × 10 to the power -8 मीटर। अब देखिए ये कितना कम, ये -8 है भाई साहब, तो कितना है, अब बात को समझिए।
तो वही है। और ये डिस्टेंस कितना है, एक प्रेशर कितना हो चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है, 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना होता है। और क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। फिर क्या है, दैट इज एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रेवल ऑन एन एवरेज डिस्टेंस 6.3। अब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना, अब इधर भी जो ऑक्सीजन है इसके बीच भी इतना ही है, 6.3 इंटू 10 टू द पावर 8, इसके बीच भी इतना ही है। तो इसका मतलब वो कितना ट्रेवल कर पाएगा ऑन एन एवरेज, 6.3 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, अबाउट 200 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। समझ रहे ना आप, 200 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो मीन फ्री जो पाथ है, मीन फ्री पाथ जो इन दोनों के बीच में मीन फ्री पाथ है वो कितना है, 200 इंटू डायमीटर ऑफ द वन पार्टिकल। ठीक है, इतना है उसका मीन फ्री बिफोर इट कोलाइड विद द अनदर। तो ठीक है, आप समझ गए ना, बिफोर कोलिजन से ये जो दोनों पार्टिकल आपस में टकराएगा कितना उसको चलना पड़ेगा, 200 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल्सो देयर आर अबाउट 3 इंटू 10 टू द पावर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन the tiny volume of 1 mm cube at 1 atmosphere pressure and 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप भाई साहब देखिए, आपका होश उड़ जाएगा ये सोचेंगे तो। 1 mm क्यूब की बात चल रही है, 1 mm क्यूब मतलब एक आप छोटा सा बॉक्स लीजिए जिसका साइज कितना है, 1 mm है। यहाँ mm की बात चल रही है, सेंटीमीटर में आप देखे होंगे 1 सेंटीमीटर के बीच में कितना 10 mm होता है, आप देखे हैं ना लाइन में। तो उस 1 mm का क्यूब लीजिए, 1 mm के क्यूब में कितना मॉलिक्यूल होगा, इसका 3 इंटू 10 टू द पावर 16 मॉलिक्यूल। आप सोच लीजिए 1 mm क्यूब में इतना मॉलिक्यूल भर दीजिए तो आप ऐसे ही बीच में जगह नहीं बचेगा, जस्ट इमेजिन आप कीजिए। तो द कॉन्टिनम model is applicable as long as the characteristics length of the system such as its diameter is much larger than the mean free of the molecule। तो continuum model आपको फेल कब करेगा, आप समझ लीजिए continuum model। तो जब आप क्या ले लिए, continuum model is applicable as long as the characteristics length of the system। अब मान लीजिए आपका सिस्टम है, सिस्टम का जो characteristics length है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ है वो क्या हो जाए, वो जब छोटा हो जाए किससे, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। जब मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल से जब छोटा हो जाएगा तब आपका कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस फेल कर जाएगा। तो ऐसा क्या है कि जो हम भी सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल में जो भी पढ़ाई, जो भी आपका रिसर्च और ये सब होता है, तो उसमें क्या होगा कि कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट सम फ्यू केसेस को छोड़ करके। ठीक है, तो मोटा मोटी आप बात को समझिए। तो ये कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस एज्यूम करने से कोई अपने को नुकसान नहीं है, ये बात हो रही है मोटा मोटी। एट वेरी लो प्रेशर, एग्जांपल at very high elevation the mean free path may be become large. For example, it is about 0.1 meter for atmospheric at 0.1 meter for atmospheric air at an elevation of 100 kilometer। अब देखिए आप एलिवेशन कितना, अगर 100 किलोमीटर पे चले गए, 100 किलोमीटर पे चले गए तो मीन फ्री पाथ कितना हो गया, द मीन फ्री पाथ में बिकम लार्जर। अब दो पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया भाई साहब, मीन फ्री पाथ हो गया आपका 0.1 मीटर। 0.1 मीटर कहने का मतलब कितना, 10 सेंटीमीटर हो गया, बीच में 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 100 किलोमीटर जब गए तो याद रखिए, फॉर सच केस रिफर द गैस फ्लो थ्योरी। अब इस केस में हम लोग गैस फ्लो थ्योरी यूज करते हैं, शुड बी यूज्ड and the impact of individual molecules should be considered। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल लेवल पे हम स्टडी करते हैं। इन दिस टेक्स्ट वी लिमिट आवर कंसिडरेशन टू ए सब्सटेंस दैट कैन बी मॉडल एज अ कॉन्टिनम। ठीक है, अब इस बुक में हम कॉन्टिनम पे ही स्टडी करना चाहते हैं। तो याद रखिए कॉन्टिनम मॉडल फेल कब करता है, तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग एग्जामिनेशन में कि कॉन्टिनम मॉडल क्या होता है। ये तो एक है ही अपने आप में, कॉन्टिनम मॉडल आपका फेल कब कर जाएगा, कॉन्टिनम मॉडल आपका फेल कर जाएगा जब आपका मीन फ्री पाथ
जो मीन फ्री पाथ है, वो मीन फ्री पाथ आपका बड़ा हो जाए कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ द सिस्टम से, तब फेल करेगा। और हम लोग गैस थ्योरी कब अप्लाई करते हैं, जब मॉलिक्यूल, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 100 किलोमीटर जब एवब जा रहे हैं तो दोनों पार्टिकल के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में, और मीन फ्री पाथ कितना हो जा रहा है 0.1 मीटर। सो आप मोटा मोटी बात को समझ रहे होंगे कि क्या कॉन्टिन्यूम का मतलब होता है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुका हूं पहले क्या होता है डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं नहीं बताया था, तो आपके जस्ट एग्जांपल के मैं बता दे दूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, मान लीजिए आपको किसी चीज का निकालना है, लेट्स सपोज ऑयल का निकालना है, तो ऑयल डेंसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर को मानते हैं, तो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड आप कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया। ठीक है, और ठीक है आगे मैं बताऊंगा, आगे रिलेटिव डेंसिटी करके होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे ऑयल का ही निकाल रहे हैं, ऑयल का निकालने पर रिस्पेक्टिव क्या, रिस्पेक्टिव आप स्टैंडर्ड फ्लूइड के नहीं, स्टैंडर्ड लिक्विड के नहीं, आप स्टैंडर्ड लिक्विड के जगह पे आप मान लीजिए ग्लिसरीन यूज कर लिए, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, तो इसके रिलेटिव में इसका डेंसिटी क्या, तो उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी, याद रखिएगा। सो यहां पे देखिए समझाया भी अच्छे से, तो अभी हम देखेंगे तो डेंसिटी क्या होता है। देखिए भाई, अब जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। किसी भी तरीके से टाइम निकाल के किसी भी सब्जेक्ट को जरूर आप लाइन बाय लाइन बुक को पढ़िए, अदरवाइज न्यू क्वेश्चन तो बन ही नहीं पाएंगे एज पर माई एक्सपीरियंस। द डेंसिटी इज डिफाइंड एज ए मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका डेफिनेशन ही ऐसे दिया गया है, द रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने को बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, 1/ρ। 1/ρ अगर आप लिखेंगे तो वॉल्यूम बाई मास। ठीक है, आपको बताया गया था ना कि वॉल्यूम एक हो गया, और स्पेसिफिक वॉल्यूम करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम को आप डिवाइड कर देंगे मास से। जैसे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में बात हो रही थी ना ऊपर, तो वहां पे मैं आपको बताया था कि स्पेसिफिक किसी भी प्रॉपर्टीज का स्पेसिफिक निकालना है तो डिवाइड बाई मास कीजिए। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम की जगह पे मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम की जगह पे अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए तो उसको मास से डिवाइड कीजिए, और वॉल्यूम बाई मास क्या हो जाएगा, 1/ρ। तो वही बोल रहा है कि आपका रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम विच इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास। दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई मास 1/ρ फॉर अ डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ मास डेल्टा एम। डिफरेंशियल मतलब बिल्कुल छोटा सा, इसके लिए छोटा सा मास के लिए, एंड वॉल्यूम डेल्टा के लिए द डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड है। ये डेंसिटी कैसा हो जाएगा, डेल्टा एम डिवाइड बाई डेल्टा वॉल्यूम, छोटा सा पार्ट के लिए। द डेंसिटी इज ए सब्सटेंस इन जनरल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है भाई साहब, डेंसिटी आपका दोनों चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। बट क्या होता है कि लिक्विड के केस में क्या होता है कि ये बहुत कम चेंज होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर के साथ बहुत कम चेंज होता है, इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट गैस के साथ ऐसा नहीं है, गैस के साथ ज्यादा चेंज होता है भाई साहब। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया, आपको दिखाऊंगा अभी। ओके, टेम्परेचर, द डेंसिटी ऑफ मोस्ट गैसेज इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर and inversely proportional to temperature। तो यहाँ पे बात हो रही है डेंसिटी ऑफ गैस, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं, डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां से मैं आपको बताया था, अगर भूल भी जाइएगा तो याद रखिएगा, P इज इक्वल टू MRT, PV इज इक्वल टू, और तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, रो RT हो गया। अब देखिए आपका डेंसिटी अगर निकालेंगे, डेंसिटी यहाँ पे, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, P बाई RT होगा। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। R तो कांस्टेंट होता है, तो वही यहाँ पे बात हो रही है गैस के केस में। आगे देखते हैं, द लिक्विड एंड सॉलिड ऑन द अदर हैंड आर एक्सटेंसिवली इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस। मतलब इसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कंप्रेस होता है। इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस मतलब डेंसिटी क्या होता है कि चेंज नहीं होता है, ठीक है, एंड द वेरिएशन ऑफ देयर डेंसिटी विथ प्रेशर इज यूजुअली नेग्लिजिबल। ठीक है,
तो लिक्विड और सॉलिड दोनों की बात चल रही है भाई साहब, ऐसा याद रखिएगा, ऐसे आपको आ सकता है क्वेश्चन रीजन असर्शन में, तो याद रखिएगा। तो क्या है कि इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस बिकॉज यूजुअली वेरी नेग्लिजिबल इन चेंज इन द density with when we increase the pressure at 20 degrees Celsius. For example, the density of water changes 998 kg per meter cube at 1 atmosphere to 1003 kg per meter cube at 100 atmosphere. कितना कम हो रहा है 100, अगर 100 गुना भी आप बढ़ा दिए प्रेशर तो a change of just 0.5%, समझ रहे हैं ना आप, 100 गुना बढ़ाने पर। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड डिपेंड ऑन मोर स्ट्रांगली ऑन टेम्परेचर, स्ट्रांगली डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, एंड इट डज ऑन वेयर आई एम रीडिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स डिपेंड मोर स्ट्रांगली ऑन टेम्परेचर देन इट डज ऑन टेम्परेचर। ओके, तो ज्यादा डिपेंड करता है किसके, टेम्परेचर पे, कंपेयर टू किसके, प्रेशर। एट 1 एटमॉस्फेयर फॉर एग्जांपल द डेंसिटी ऑफ वाटर 998 kg per meter cube at 20 degree Celsius and 975 kg per meter cube at 75 degree Celsius. Change of 2.3% which can still be neglected in many engineering analysis. क्योंकि जहां पे हमें इतना कोई टेम्परेचर का मतलब मान लीजिए इतना 20 से 75 जाना है भाई, इतना कोई मान लीजिए रिंग एप्लीकेशन में इतना कोई टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो हम ऐसे केस में क्या करना, डेंसिटी को भी हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। Sometimes the density of a substance is given relatively to the density. Sometimes the density of substance is given related to density of a well-known substance. अब कभी कभी ये बात बोले कि वेल नोन सब्सटेंस के कंपेयर में किसी चीज का डेंसिटी दिया होता है, देन इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ग्रेविटी और द रिलेटिव डेंसिटी, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ ए सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, यूजुअली वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस फॉर H2O, इतना, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया आपका, रो डिवाइडेड बाई रो H2O, रो ऑफ वाटर। नोट दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता नहीं है बट इजी इतना सेट कर दे सेटर तो अलग ही बात है। हाउएवर इन SI यूनिट the numerical value of the specific gravity of a substance is exactly equal to the density in gram per cc or kg per liter or 0.001 times of the density in kg per meter cube। वही बात हो रहा है, अगर आप 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कीजिए 0.00 आपका आएगा डेंसिटी रो इंटू रो, तो वही बात हो रही है, ये कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल 13.6, देयरफॉर इट्स डेंसिटी इज 13.6 ग्राम पर सीसी। अब मान लीजिए एक चीज आप याद रखिएगा कि एक चीज यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको दे दिया कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी मान लीजिए दे दिया कितना 13.6, तो इसका डेंसिटी कितना होगा भाई साहब, डेंसिटी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं 1000 से इतना ही आएगा जब आप उसको केजी पर मीटर क्यूब को जो आप चेंज करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और इसको आप लिख सकते हैं कि 13.6 केजी पर लीटर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट एकदम, क्योंकि क्या होता है एक मीटर क्यूब में कितना होता है 10⁻³ लीटर, तो वही यहां पे बोल रहा है। ओके, इक्वल टू 13,600 केजी पर मीटर क्यूब ये होगा। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ some substance at 20 डिग्री सेल्सियस आर गिवन इन द टेबल, यहाँ पे देख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। नोट दैट द सब्सटेंस विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 आर लाइटर देन द वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका 1 से कम है वो क्या है, लाइटर देन वाटर है। लाइटर देन वाटर मतलब वाटर के ऊपर वो तैरने लगेगा, लाइटर देन वाटर का मतलब ये है कि वाटर के ऊपर वो तैरने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका है, एयर का तो और भी कम है, ठीक है।
thus they would float on water. ओके वही बात लिख भी दिया. The weight of a unit volume of a substance is weight of unit volume. बात कीजिए आप, यूनिट वॉल्यूम का मतलब एक मीटर क्यूब आप इधर से ले लो, मान लीजिए कोई आपका वॉल्यूम है एक 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 तीनों का मीटर में है, तो एक मीटर क्यूब का जितना भी ये होगा वेट होगा, एक मीटर क्यूब में किसी भी सब्सटेंस का जितना भी वेट आ जाए, 100 केजी आ जाए, 500 केजी आ जाए, 10 केजी आ जाए, जितना भी आ जाए, तो जैसे क्या है कि आपका, आपने देखा कि वाटर का यूनिट वेट हम कितना लेते हैं 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो इसका मतलब ये है कि एक मीटर क्यूब में कितना आ रहा है न्यूटन, एक मीटर क्यूब में कितना न्यूटन आ रहा है 9.81. अगर आप स्पेसिफिकली बोले केजी में तो इसको जी एम जी होता है, ये आता है न्यूटन, तो जी से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा एक केजी आ जाता है एक मीटर क्यूब में. समझ रहे हैं ना आप, ये मोटा मोटी बात हुई. So the weight of unit volume substance is called the specific weight or the weight density भी बोलते हैं. It is expressed at gamma s is equal to rho z. ये बहुत यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका सॉइल मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा. G is the acceleration gravity. Recall from the chapter number 1, the density of the liquid are essentially constant and thus they can often be approximated as being the incompressible substance during the most process without the sacrificing much in accuracy. मतलब आपको ज्यादा एक्यूरेसी में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको कर सकते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल मान सकते हैं. डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, बट इन डिटेल कैसे आप देखेंगे और कैसे समझेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी ज्यादा टॉपिक रह रहा है क्या, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मे बी मैं इस बात को आइडियल गैस के लिए मैं बात करूंगा, देन हम वेपर प्रेशर और कैविटेशन में भी कल देख सकते हैं, क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं है अभी. ओके, तो डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं. Density of ideal gases, the property table provided very accurate and precise information about the properties, but sometimes it is convenient to have some simple relation among the properties that are sufficiently general and the reasonable accurate. ये सब formalities कर रहा है author. Any equations that relate the pressure, temperature and density or a specific volume of a substance is called equation of state. भाई साहब याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जानने को मिला आज. एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है जो क्या रिलेट करे, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी रो. अगर इस चीज को क्या करे, कोई इक्वेशन अगर रिलेट कर रहा है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, इस चीज को अगर रिलेट वो कर रहा है तो क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट उसको बोलेंगे. इक्वेशन ऑफ स्टेट, द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट नोन इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर सब्सटेंस in the gas phase is ideal gas equation of state expressed as PV is equal to RT और PV is equal to rho RT. m यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है बट होता है. So where P is a absolute pressure, V is a specific, V यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसलिए यहाँ पे मैं सोचा वॉल्यूम भी दिया है, बट ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है. स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब V डिवाइड बाई आपका मास. सो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, यस, देन इट इज रिटन. एंड T is the thermodynamic absolute temperature, rho is the density, R is a gas constant. The gas constant R is different for each gases, याद रखिएगा, and is determined from R is equal to RU by M, where RU is equal to universal gas constant whose value RU is equal to 8.314 किलोजूल पर किलो मोल केल्विन
इक्वल टू 1.986। ओके, ये आपका इसमें दे दिया है फुट पाउंड सेकेंड में, LB मोल आर ये दिया है। एंड M इज अ मोलर मास ऑल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। M क्या है? मोलर मास है, जो इसको क्या मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ R एंड M फॉर सेवरल सब्सटेंस आर गिवन इन द टेबल 1। ठीक है, उससे हमें लेना देना नहीं है। द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल in the SI is the Kelvin scale and the temperature। अच्छा, किसी को मान लीजिए बोर लग रहा हो तो आप प्लीज स्किप कीजिए वीडियो को, और अदरवाइज आपको देखना है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं या खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे विजिबल है। आप साउंड को कम कीजिए और फटाक से पढ़ लीजिए खुद से। एंड द टेम्परेचर यूनिट ऑन द स्केल इज द Kelvin designated by K in the English system। इट इज द रैनकाइन स्केल। याद रखिएगा भाई साहब, रैनकाइन स्केल आपको आ सकता है रिलेटेड इज द टेम्परेचर, एंड द टेम्परेचर यूनिट इन द स्केल इज रैनकाइन आर। द वेरियस टेम्परेचर स्केल आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे कैसे केल्विन से आपका डिग्री सेल्सियस में कैसे रिलेटेड है और रैनकाइन से कैसे रिलेटेड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फ़ारेनहाइट, रैनकाइन और आपका केल्विन कैसे रिलेटेड है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, so आगे in it is common practice to round the constant 273.15 and 459.63 to 273 आप लिख दीजिए, 15 को राउंड कर दीजिए राउंड फिगर, एंड 460 लिख लीजिए रिस्पेक्टिवली। बट वी डू नॉट इनकरेज इन प्रैक्टिस। आप पूरा पूरी लिखिए, ये बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा ये मत कीजिए आप। इक्वेशन 2.4 की बात चल रही है, PV इज इक्वल टू MRT, ये रो वाली। द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल आइडियल गैस रिलेशन। आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन, और सिंपली आप आइडियल गैस रिलेशन बोलने से भी आपको आइडियल लगना चाहिए। एंड a gas that obey this relation is called the ideal gas। For a ideal gas of volume V and mass M and the molecular the number of moles N is equal to mass by molecular weight। The ideal gas equation of a state can also be written as PV is equal to MRT and PV is equal to nRUT। For a fixed mass M, writing the ideal gas relation twice and the simplifying the properties of an ideal gas at two different states are related to each other by the PV1 equal to T V2 V2। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। आपको इस तरीके से इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है भाई साहब। मैं तो कहूँगा क्या, अगर जो BPSC वगैरह जो पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें क्या है कि बेसिक इंजीनियरिंग पूछता है ना, तो बेसिक इंजीनियरिंग में ये सब क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो सब बहुत पूछते हैं, क्योंकि क्या है कि ये जो चीज है ना, ये रिलेटेड होता है ऑल इंजीनियर, जो मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी इंजीनियर हो, उसको तो पढ़ना ही होता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में पढ़ना होता है और फिजिक्स में भी पढ़ना होता है। मैंने तो शायद केमिस्ट्री में ही पढ़ा था इसको। An ideal gas is the hypothetical substance that obey the relation P और specific volume यहाँ पे बोल सकते हैं is equal to RT, and it has given approximately observed that the ideal gas relation closely approximate the PVT behavior real gas at low densities। लो डेंसिटी पे क्या है ना कि ये रिलेशन बिहेव करता है। एट अ लो प्रेशर एट हाई टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस एंड द गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। तो कोई भी गैस का बिहेव करेगा, ये देखिए ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई साहब। ये क्या है कि आप असर्शन रीजन में जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन में एक देखा हूं शायद इससे रिलेटेड, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर, याद रखिएगा, द डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, बिल्कुल करेगा भाई साहब। हाई टेम्परेचर आप रखिएगा, हाई टेम्परेचर रखिएगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा, तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड द गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। देखिए यहां पे हाई टेम्परेचर पे जब कर डेफिनेटली इन द रेंज ऑफ the particle interest in the range of
in the range of practical interest, many familiar gases such as air, nitrogen, oxygen, hydrogen, helium, argon, neon, and krypton, and even heavier gases such as carbon dioxide. Carbon dioxide is a heavier gases than these are, and can be treated as ideal gases with negligible error or less than 1%. So इन सब गैसों को हम लोग assume करते हैं. Dense gases such as the water vapor is a dense gas, जो कि हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं भाई, वेपर प्रेशर याद रखिएगा. In steam power plant and the refrigerant, vapor is the refrigerator in the refrigerator and air conditioner and heat pumps, however, should not be treated as an ideal gas since they usually exist at a state of near saturation. So remember please. तो यहाँ पे कहानी खत्म होती है. वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन हम नेक्स्ट डे देखने वाले हैं, और विस्कोसिटी. सो थैंक यू फॉर टुडे. विल मीट और विल सी इन नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू, बाय बाय.